हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज में हम लोग 2 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने कवर अप किया था। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 पे कवर किया था। आज ये हम लोगों की थर्ड वीडियो लेक्चर है MCQ कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर है। कम से कम समय लगे, इजी था तो मैंने इधर सॉल्व भी कर रखा है। कैलकुलेट EOQ अप्रॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। एनुअल कंजम्पशन 24,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ पर ऑर्डर, परचेज प्राइस ₹100 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 5%। अगर इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखें तो सब कुछ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है 2 × A मतलब जो एनुअल कंजम्पशन है, B जितना कि आप ऑर्डर दे रहे हो परचेज करते समय उसकी बाइंग की कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा पर यूनिट, और डिवाइड बाई C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। बस C वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। फॉर्मूले में जब आप फिट करोगे रूट के लिए तो 2 अपनी जगह पर आ गया। 2 × 24,000 क्वेश्चन में ही गिवन था कि इसके ऊपर एनुअल हम क्या यूज करेंगे, इनटू जो हमारे पास बाइंग कॉस्ट दे रखी है 10 रुपीज़, यह इंपॉर्टेंट था 0.05 ऑफ 100, क्योंकि यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो 5% लिखी हुई है। तो 5% के लिए हम क्या करें, 5/100 लिखें या फिर हम उसको 0.05 कर सकते हैं। ऑफ ₹100 ये जो है ना, ये आपकी जो परचेज वाली कॉस्ट थी उसकी बात है। क्वेश्चन में देखिए दे रखा है परचेजिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमने जब परचेज 100 का किया है तो उसी का ही 0.5 हमें लेना है, मतलब 5 रुपीज़ हमारा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। बस अब ये फॉर्मूला है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो रूट निकल के आता है 96,000 के लिए, और इस जगह पर इसका टोटल ऑफ रूट का आंसर है 309.8। अब आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो 309.8 आंसर ही नहीं दे रखा है। बेटा अप्रॉक्स में गिवन है, तो जब इसको हम अप्रॉक्स में लेंगे तो 310 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इन मैन्युफैक्चरिंग 5,000 यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹25,000। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल 1,000 यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीजेस 10% लेस प्रपोर्शनेटली। ये जो 10% लेस प्रपोर्शनेटली है, इसी को ही कीवर्ड समझ के क्वेश्चन को देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है जहां पर गलत होता है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर टेंडर ऑफ 8,000 यूनिट्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो डेटा बेटा आपके पास गिवन है वो गिवन है यूनिट्स का। क्या कहना चाह रहा है पहले उसको समझिए। यहाँ पर जो यूनिट्स है वो आपकी 5,000 जो है वो गिवन है, ये है करंट पोजीशन, और आपसे जो सिचुएशन दी जा रही है वो इस 8,000 यूनिट्स की सिचुएशन गिवन है कि अभी हम 5,000 पर हैं, तो अगर हम 3,000 ऐड करके पहुँचें तो टेंडर प्राइस 8,000 यूनिट पर हमारा क्या होगा। ये हमारे पास करंट सिचुएशन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से दे रखी है। तो ऐसी हालत में जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो है डायरेक्ट लेबर। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस 5,000 के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो 5,000 यूनिट्स के ऊपर डायरेक्ट लेबर गिवन है 25,000, ये रुपीज़ में अमाउंट में गिवन है। एक बात हो गई, तो 3,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इस जगह पर हम लोग क्या करें, ऐड कर दें जो 3,000 के लिए बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ 3,000 यूनिट्स, क्योंकि हमें एडिशनल 3,000 बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ 3,000 यूनिट्स कैसे करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। 25,000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 यूनिट्स को। तब इसका मतलब हुआ कि अब हम 3,000 यूनिट्स के लिए कितना वैल्यू निकालेंगे, ये इसकी एग्जैक्ट फिगर हो गई। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 15,000। थोड़ा सा ये और सही हो जाए जिससे आपको समझ में आ जाए ऐसे।
आफ्टर देन जैसे ही हमने 3000 यूनिट्स के लिए ऐड करा तो कितना 3000 यूनिट्स के लिए ऐड होना है 15,000, मगर साथ में इसमें यह भी लिखा है लेस 10%, जो प्रपोर्शनेट हमको लेस कर देना है। तो 15,000 का 10% अगर दिया जाए तो 1500 होगा। इसका मतलब है 3000 इंक्रीज करने पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 13,500 आ रही है, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आया लेबर कॉस्ट के बड़े 38,500। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा 38,500 आंसर होगा। अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिन कार्ड इज अ थ्योरी का क्वेश्चन है। बिन कार्ड को जब आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको स्टोर लेजर को भी समझ लेना चाहिए। बिन कार्ड और स्टोर लेजर में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये मटेरियल के कैलकुलेशन के समय में काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो बिन कार्ड 24 कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी गिवन है, क्लोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक जो 1000 है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा इसको समझ लें, ये कॉस्ट शीट के ऊपर है। कॉस्ट शीट में जब आप पहुंच जाते हो, आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, ऑफिस कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक यूनिट्स है और दूसरा अमाउंट होता है, और थर्ड जो है वो अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो पर यूनिट वैल्यू निकल करके आती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्वेश्चन में गिवन है 10,000 यूनिट्स, ये आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10,000 यूनिट्स, और इसकी जो अमाउंट है वो है 50,000। तो इसका मतलब 5 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। आफ्टर देन इफेक्ट होता है फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स का है। तो अब इसमें आपको करना क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो हैं उनको आप क्या करते हो, ऐड करते हो, और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर इससे क्या रहता है, कॉस्ट शीट जिन्होंने पढ़ी उनको याद होगा कि हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, ओपनिंग स्टॉक है 500 और इसकी वैल्यू भी गिवन है 2000, और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स गिवन है 1000, ना ये वैल्यू गिवन है ना ये वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चन में इसी को ही फाइंड करने के लिए कहा गया है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में जो गिवन है क्वेश्चन मार्क वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए गिवन है 1000 यूनिट्स पे। तो ध्यान से देखिएगा, जब आपने ओपनिंग स्टॉक 500 लिया हुआ है जिसकी वैल्यू जो है वो अलग निकल करके आ रही है 4 रुपीज़ जो है वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक पे ही क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बहुत ही कम है, इशू के बाद से 1000 बच रहा है। तो इस हालत में हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है उसी ही वैल्यू को लिया जाता है कि उतनी ही कॉस्ट पे हमारा स्टॉक बच गया है। इस तरीके से अगर ये 5 रुपीज़ हुआ तो 1000 यूनिट्स का मतलब होता है 5000। अपना ऑप्शन चेक करिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी गिवन है 5000, यही आपका आंसर हो गया क्योंकि डायरेक्टली कहा गया है। हाँ, अब इसी जगह पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और सीख लें, क्योंकि ये एक स्टेप पे क्वेश्चन सीधे क्लोजिंग स्टॉक का था। ऐसा ही क्वेश्चन होगा और उसमें आपसे
क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ना पूछ करके सीधे पूछा जाएगा कि जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ला रहे हो वो कितने रुपए का है। तो अगर इसलिए क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हो जाती, जरा सा चेंज होता, क्लोजिंग स्टॉक पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह फाइंड करने को दे दिया जाता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको बच्चों ये बात ध्यान देनी है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर उस जगह 47,000 था। तो क्वेश्चन एक ही है, आंसर के ऑप्शन बन सकते थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस मतलब इन्फ्लेशन, क्या कह रहा है कि जो प्राइस है वो हमारे कंटिन्यू राइज हो रहे हैं। अगर हम समझे तो प्राइस जो है वो हमारे इस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन की बात हो गई। इन्फ्लेशन आप समझते होंगे, डिफरेंस आ गया, तो एक ही प्रोडक्ट जो पहले 10 रुपीज़ का था अब वो 12 रुपीज़ का हो गया। क्वांटिटी वही है, क्वालिटी वही है, मगर इन्फ्लेशन की वजह से रेट जो है वो इंक्रीज कर गया। तो ये आपके माइंड में एक फिगर बननी चाहिए कि प्राइस जो है वो हमारा राइज हो रहा है। इस हालत में हम बात करेंगे। अब फीफो मेथड, अब इसमें फीफो मेथड का क्या इफेक्ट है ये आपको समझना होगा। फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब पूछ क्या रहा है ये भी समझ लीजिए। तो ये कह रहा है प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। ये अपना इफेक्ट बता रहा है किसके ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर प्लस प्रॉफिट के ऊपर, कि क्या इफेक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के ऊपर। एक बात यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं कि समझ लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक, ये हिंट है, ट्रिक है, और जो प्रॉफिट होगा इनके ऊपर हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जिन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बार प्रिपेयर किया है तो उनको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ लिखता है, प्रॉफिट क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, तो प्रॉफिट भी प्लस होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक पर इंपैक्ट नेगेटिव का होगा, डिक्रीज का होगा, तो प्रॉफिट भी डिक्रीज ही होगा। तो आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट का और क्लोजिंग स्टॉक का। अब इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए चाहे आप प्रॉफिट को देख लें चाहे स्टॉक को देख लें, आंसर आपका हमेशा वही होगा जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो अब यहां पर देखिए ऑप्शन में ए है प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, बी है प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, सी है प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो देखो ये अपोजिट रिलेशन हो गया, एक तरफ कह रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का हो रहा है और लोवेस्ट प्रॉफिट का, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, तो हम सी ऑप्शन को हटा सकते हैं। देन डी है प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू बट लोवेस्ट, फिर देखो अपोजिट इफेक्ट बता रहा है, तो अपोजिट इफेक्ट की वजह से डी को बता देंगे, तो हमारा जो आंसर अब होगा वो ए और बी के बीच में होगा। क्या ए हो सकता है बीच में, सॉरी ए हो सकता है, या हमारा बी, ये दोनों हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए, आंसर तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूं, मगर कुछ बताना चाह रहा हूं जिससे कि आप सीख लें कि क्या चीज है। यहाँ पर स्टोर पे कैलकुलेशन के समय में वैल्यूएशन का ये मेथड है लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज वैल्यूएशन, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन फीफो लिखा हुआ है, कहीं लीफो होता तब क्या करते, तो एक पे लॉजिक समझ लेंगे तो लीफो, फीफो, हीफो कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं जिनको हम लोग अपने यहाँ रिकॉर्ड करके रख रहे हैं उनको मैं 4 कैडर पे रखता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट का रेट है, इजी करने के लिए देख लेते हैं, उसको हम 1, 2, 3 और 4, मतलब पहली बार जब यूनिट परचेज करी गई तो वो 1 रुपये की थी, दूसरी बार यूनिट परचेज करी गई 3 की थी, सी में लिखा 3rd और फिर डी का मतलब 4th, मतलब चौथी बार। इतनी यूनिट्स हमने परचेज कर रखी है। अब हम इन यूनिट्स को जिस समय इशू कर रहे हैं तब देखो क्या इम्पैक्ट होगा। इशू ही करते समय क्या होगा कि इशू करते समय हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि हम लोग फीफो मेथड की बात कर रहे हैं। तो फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मींस सबसे पहले इस रेट पे इशू हो चुका होगा, फिर उसके बाद ये रेट इशू हो चुका होगा, ये रेट इशू हो चुका होगा। अब जो सबसे लास्ट में बचा हुआ होगा उसको हम
किस वैल्यू से निकालेंगे, उसको हम लोग वैल्यू जो है रेट वो 4 रुपीज़ से निकालेंगे। हमारे पास सपोज करिए, एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट्स और लास्ट में बच रही हैं कितनी, 1000। तो अगर 1000 यूनिट्स हैं तो 1000 यूनिट्स का हम वैल्यूएशन किस रेट से करेंगे, 4 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 4000 आएगी कंपैरिजन टू दिस। तो अब अगर हम पहले वाले से करते तो 1000 आती ना। ये इन्फ्लेशन का ही इफेक्ट है। यहाँ देखो कि पहले ये कितना था, 1 था, अब जाकर ये कितना हो गया, 4। तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, इन्फ्लेशन की वजह से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से हाईएस्ट वैल्यू हुई, ऑप्शन नंबर बी। अब आप देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू क्या लिखा है, प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट था। तो ये थ्योरी का, मगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि फीफो में ये कैसे होगा। अब जब इतना सीख लिया है तो इसी को ही तुम लीफो के हिसाब से भी सीख सकते हैं आप लोग कि लीफो में क्या होगा। तो लीफो के केस में फीफो की जगह बस एक क्वेश्चन में चेंज हो जाता, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जितने भी आपके पास अवेलेबल रेट हैं उनमें से सबसे लास्ट वाले को आप इशू कर देते। तो अब अगर अवेलेबल रेट अगर होते तो अवेलेबल रेट यही है, इसी एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स आपने इसको भी इशू कर दिया, आपने इसको भी इशू कर दिया, आपने इस रेट का भी इशू कर दिया, क्योंकि जो लास्ट में आता गया उस रेट पे आप इशू करते चले गए। अब आपके पास बचता कौन है, 1 ही रुपया तो बचता है। तो अगर 1 रुपीज़ अगर बचेगा और यूनिट्स आपके पास लास्ट में कितनी हैं, 1000 यूनिट्स हैं, तो 1000 यूनिट्स का मतलब आपके पास 1000 का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बचेगी। तो अब इस जगह जो कंपैरिजन देख लो, ये किसका था, 1000 किसके हिसाब से आया, लीफो के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 4000 जो हम लोगों ने अभी निकाला ये किसके हिसाब से था, फीफो से था कि नहीं था। तो फीफो के केस और लीफो के केस में अंतर क्या रहा, फीफो में हाईएस्ट वैल्यू आई और लीफो में लोवेस्ट वैल्यू आई। और वही इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का होगा, वही प्रॉफिट का होगा। अगर यही क्वेश्चन आपका लीफो का हुआ होता तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता। क्या है ए, प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो एक ही क्वेश्चन पे मैंने आपको प्रैक्टिकल की तरह लेकर के बताया कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन होता है, मींस पॉजिटिव रिलेशन होता है। उसी तरीके से अगर एक क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देख लेते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर भी वही इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस और करिएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन जैसे इन्फ्लेशन का था तो ठीक इसका रिवर्स हो जाता। सर रिवर्स हो जाता मतलब इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन हो जाता, मींस प्राइस गिर रहे होते। तो क्वेश्चन ऐसे टर्न होकर के आता है कि अगर डिफ्लेशन की पोजीशन होती तब क्या होता। तो सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का है। मैंने सीरीज में कोशिश करी है कि रिकॉन्सिलेशन का एक क्वेश्चन आपके लिए डाले प्रैक्टिस के लिए। इफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक इज ₹12,000 एंड फाइनेंशियल बुक 10,000। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट बुक के ऊपर है और फाइनेंशियल बुक में दे रखा है। कॉस्ट बुक में इसकी वैल्यू गिवन है 12,000 और फाइनेंशियल बुक में डेप्रिसिएशन लिया गया है 10,000। तो डेप्रिसिएशन ले लेने की वजह से इफेक्ट क्या होगा वही क्वेश्चन कह रहा है। इफ अ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इज ₹20,000। अब इस डेप्रिसिएशन की वजह से जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आया है 20,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो फाइनेंशियल बुक में हमारा क्या प्रॉफिट होगा वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। मींस इसका इफेक्ट बस आपको समझ लेना। देखो घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान समझिएगा। डेप्रिसिएशन है, इतना तो आप मानते ही हैं कि डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंसेस है, इतना तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो कॉस्ट बुक दे रखी है तो कॉस्ट बुक में तुम्हारा एक्सपेंसेस 12,000 है और फाइनेंशियल बुक में वही आइटम तुमने 10,000 का एक्सपेंसेस दिखाया है। तो इतना तो समझ में आसानी से आ रहा होगा कि कॉस्ट में हमने एक्सपेंसेस 2,000 ज़्यादा दिखाए हैं ना। अगर हमने कॉस्ट में एक्सपेंसेस 2,000 ज़्यादा दिखाए हैं, अगर इन दोनों कंपेयर करो
तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस 2000 ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर 2000 कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सपेंसेस 2000 ज़्यादा होने की वजह से कॉस्ट में प्रॉफिट भी तो 2000 से कम होगा। फिर से समझ लीजिए, कॉस्ट में एक्सपेंसेस 2000 आपने ज़्यादा दिखाए, तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका 2000 कॉस्ट में कम होगा। तो इसका मतलब फाइनेंस में यही आइटम 2000 से ज़्यादा होगा, मीन्स फाइनेंशियल बुक में ये आंसर आपका होगा 22,000। ऑप्शन नंबर सी 22,000 ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 थ्योरी का है। बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर, ये पीरियड की बात कर रहा है। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। पर्पस क्या होता है? कोई वेरिएंस हो तो उसको अगर नेगेटिव है तो रेक्टिफाई करें, ताकि जो स्टैंडर्ड ले रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ सके। यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो क्या शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, 5-10 सालों के लिए? तो क्वेश्चन यही है कि ए शॉर्ट पीरियड के लिए है, करंट पीरियड के लिए है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, डी ऑप्शन है शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड दोनों, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को लेकर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इंडेफिनिट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज कमेंस्ड ऑन 1 October 2020 and account were prepared on 31st March 2021. During this period, rupees 50,000 and wages and 6,000 of salary were paid. Wages of 1 week and salary of 1 month. बड़ा ध्यान से समझिएगा कि गलती ना हो जिससे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस की बात हो रही है। सिंपल सी बात है कि वेजेस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक? वेजेस पेड किए गए हैं, ये वेजेस, और साथ में क्वेश्चन में पे किया गया है सैलरी, इन दोनों की बात हो रही है। ड्यूरिंग द पीरियड 50,000 हमने पे किया व्हाट? वेजेस, और 6,000 जो है वो सैलरी पे करी है। अब वेजेस जो है उसके लिए जो बेस है, ये ध्यान देना, हेलो इस पर ध्यान दीजिएगा, बेस यही इंपॉर्टेंट है। जो वेजेस है उनका बेस है वीक, उनका बेस है वीक, और जो सैलरी है वो मंथ के बेस पर पे किए गए हैं। क्लियर? ये बस इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब कितने समय के लिए बाकी है पेमेंट के लिए। तो क्वेश्चन गिवन है वेजेस ऑफ 1 वीक, कितने वीक की बात हो रही है? 1 वीक की, एंड सैलरी ऑफ 1 मंथ, ये है 1 वीक, ये है 1 मंथ, और आपसे फाइंड करने के लिए किया गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपको वेजेस की वैल्यू निकालनी है, आपको मंथ की वैल्यू निकालनी है। अब हो गया आपके लिए आसान। तो इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, सर ध्यान क्या देना है, ये वीक है, हमको पता है कि हमारे यहाँ ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो ये 52 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी ना करिए। क्वेश्चन में गिवन है कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड ऑन 1 October। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड ऑन 1 October, तो अगर 1 October से स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस बेस पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन बेस हो गया कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए क्वेश्चन बेस हो गया। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? डायरेक्ट 52 वीक के ऊपर लगाते हैं। तो अब यहाँ पर जो ईयर था वो ईयर हमारा हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से 52 वीक्स ना लेकर के यहाँ पर 26 वीक्स की बात होगी कि नहीं होगी? तो अब 26 वीक्स की हम बात यहाँ पे करेंगे, टोटल फिगर। अब देखो जो हमने पेड किया है वो फिर कितने वीक्स के लिए किया होगा? हम लोगों ने जो पे किया है वो 25 वीक का पे किया है। कितने का पे किया? 25 वीक का पे किया। इसी तरीके से जो सैलरी है वो हम लोगों ने कितने मंथ्स के लिए पे करी होगी? वो 5 मंथ्स के लिए पे करी होगी। तो बस अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट सब रेडी हो चुका है, कैलकुलेशन कर देनी है।
कैलकुलेशन में पहले वेजेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेजेस क्वेश्चन में जो पे करी गई है वो 50,000 है। कितने वीक की थी? 25, एक महीने की बची थी, तो वेजेस की वैल्यू आ गई 2000। उसी तरीके से सैलरी की बात करते हैं। सैलरी कितनी पे करी गई? 1000। कितने मंथ्स के लिए पे करी गई थी? 5 मंथ्स के लिए। तो इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो हो गई 1200। अब अपना ऑप्शन नंबर सी चेक कर लीजिए। सी में पहले वेजेस की वैल्यू 2000 दे रखी है और फिर सैलरी की 1200। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। थोड़ा टिपिकल होगा, कठिन लग रहा होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट का ये बेसिक एडजस्टमेंट है। दिक्कत हो रही होगी, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा तो मंथ मैंने इजिली यहाँ लिख दिया है। एक बार करेंगे तो बहुत आसान ये लगेगा आपको। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर of advance from contractee was rupees 1,10,000. During a year of work 30,000 was certified. A contract of rupees 45,000 was completed and advance of rupees 80,000 was received from contractee. तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टी है उसका जो हमने एडवांस ले रखा है उसकी बात हो रही है। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टी से कितना एडवांस ले रखा है? ये हो गया 1,10,000। क्लियर? आफ्टर देन फिर हमने करंट ईयर में भी इससे एडवांस लिया, की वैल्यू हो जाती है 80,000। इसका मतलब ओवरऑल एडवांस कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट पे 1,90,000 है और हमने इस एडवांस के अगेंस्ट में जो वर्क डन कर दिया है और जो सर्टिफाइड भी है, वर्क डन और सर्टिफाइड मतलब कि इससे वो सेटिस्फाइड है, तो ये हमारी इतने से लायबिलिटीज कम होती है। और अब अभी हमें उन रिपोर्ट देनी है कॉन्ट्रैक्टी को कितने रुपए की? 1,45,000, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से ये एडवांस था और ये 1,45,000 ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यही कहा गया है करने के लिए। यहाँ पे एक बात और बताए, क्वेश्चन फंसता किस जगह पर आकर के है? जैसी वर्क डन है तो वर्क डन के साथ में क्वेश्चन में देखो लिंक दे रखा है कि ये सर्टिफाइड है। इसी तरीके से ये ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर बट नॉट सर्टिफाइड। तो अगर क्वेश्चन में बट नॉट सर्टिफाइड गिवन होता तब हम इस जगह पर इसको यहाँ पर डिडक्ट नहीं करते, तब आंसर 1,90,000 ही होता। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 थ्योरी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर एन आइडियल टाइम वेरिएंस? ऑप्शन ए वेज रेट इंक्रीज, मशीन ब्रेकडाउन, इलनेस, इंजरी टू वर्कर या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए समझिए क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट द रीजन ऑफ आइडियल टाइम वेरिएंस। जब हम लेबर वेरिएंस की बात करते हैं तो किसको हम ये खराब समय में नहीं रखते हैं। अगर मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी तो उतनी देर तो काम नहीं चलेगा ना। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मशीन तो रेडी है मगर मटेरियल निकल के नहीं आ रहा है, ये भी काउंटिंग का पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट इलनेस, इंजरी टू वर्कर, वर्कर को चोट लग गई है उस समय भी काम नहीं हो रहा। तो ये सब आइडल टाइम के एग्जाम्पल होते हैं। कौन सा एग्जाम्पल नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए नहीं होता, वेज रेट इंक्रीज। अगर वेज रेट इंक्रीज कर दिया है तो ये काउंटिंग के कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा। जिन लोगों ने लेबर रेट वेरिएंस के प्रैक्टिकल लगाए होंगे, फॉर्मूला याद होगा, वो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 30 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज में कवर अप करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन 31 से लेकर के 40।